गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग ऑसिलेशंस ऑफ स्ट्रेस्ड वायर वो पढ़ रहे थे। और मैंने तुम्हें बताया था कि ए बी एक स्ट्रेस्ड वायर था। और स्ट्रेस्ड वायर का मतलब वायर अंडर टेंशन। और उसमें टेंशन तीन तरीके से प्रोड्यूस कर सकते थे। एक तो स्ट्रेच करके, एक उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके, और या फिर लोड सस्पेंड करके। और मैंने ये बताया था कि उसमें ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव फॉर्म होती हैं, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी की नहीं। वो कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज मैंने बताया था कि कौन सी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और बेसिकली उस वायर में आपको लूप्स फिट करने होते हैं, सेम साइज के लूप्स फिट करने होते हैं। और हर लूप साइज λ/2 का होता है। और एक चीज मैंने और बताई थी कि हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड कर रहे थे, नहीं है, एंड देन हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे। इतना मैंने बताया था कुछ। और जनरल एक्सप्रेशन कुछ ये लिखा था, एफ एन इक्वल टू एन टाइम्स V/12, या एन टाइम्स √T/μ अपॉन 12, कुछ इस टाइप से लिखा था। और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसी के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, एक तो वो नंबर याद करना। हाँ, जैसे पहला क्या होता था, देखो, फंडामेंटल, या फर्स्ट हार्मोनिक। क्यों याद है? जिसको हमने F1 से दिखाया था। और उसके बाद था फर्स्ट ओवरटोन। नंबर जरूरी याद रखना कैसे करना है। फर्स्ट ओवरटोन, या सेकंड हार्मोनिक F2। और एक और लिख दे रहा हूं, इसके बाद सेकंड ओवरटोन, या फिर थर्ड हार्मोनिक। क्यों थर्ड हार्मोनिक F3 एंड सो ऑन। गोपी समझ में आ गया? ये बिल्कुल नंबर याद रखना क्या है। अब दूसरी बात, जैसे मान लो n इक्वल टू, अगर मान लो कहीं पे 5 है, तो इसको क्या कहेगा देख, इसको कहेगा फोर्थ ओवरटोन। ये ध्यान रखना, फोर्थ ओवरटोन। और फिफ्थ हार्मोनिक पता, बता क्लियर है या नहीं है? हाँ, फोर्थ ओवरटोन या फिर फिफ्थ हार्मोनिक। और इसमें 5 लूप्स बनेंगे, हाँ? ये ध्यान रखना, 5 लूप्स। 5 लूप्स आएंगे इसमें टोटल, देख। फंडामेंटल हो गया, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, और फोर्थ ओवरटोन। बता क्लियर है? नहीं होता फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस टाइप से। और एक लूप तू जानता होगा, 5 उसके इक्वल होता है। क्यों? मतलब λ/2 के इक्वल होता है। इसका मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेंथ की वैल्यू होनी चाहिए 5 λ/2। एक तो ये हो गई। और ये F5 है, तो इसका मतलब 5 टाइम्स F1 होना चाहिए। और F1 कितना था बता? 5 टाइम्स V/12 होगा। क्यों? ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें देख, नोड्स कितने हैं? नोड यहाँ पे होगा ना, 1 2 3 4
5 और 6 नोड्स हैं 6, क्यों? और एंटी नोड इसके बिल्कुल बीच में होता है ना, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब जो एंटी नोड्स है वो आ गए 5। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना क्या है, ये कह लेंगे। तीसरा, अब जरा इसको उल्टा करके चलते हैं। मान ले मैं कहता हूं कि एर्थ ओवरटोन, मान ले ये कह रहा हूं एर्थ ओवरटोन, इसका मतलब फिर वो 9 हार्मोनिक हो गया ना। समझ में आया? एर्थ ओवरटोन का मतलब 9th हार्मोनिक हो गया, तो एन की वैल्यू 9 हो जाएंगी। इसका मतलब 9 लूप्स बनेंगे, मीन्स लेंथ की वैल्यू 9 λ/2 होगी, क्यों? और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी इसकी? F9, तो 9 F1, इसका मतलब 9 टाइम्स V/12। कोई डाउट है गोपी? बता बेटा, कोई डाउट है इसमें? ये हो गया एट ओवर टू, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ। फंडामेंटल हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फंडामेंटल को सबसे पहली बात तो हम लोग F1 से दिखाते हैं, और वो V/12 होगा यहाँ पे। फिफ्थ, अब जैसे ये था देखा, पहला ये था, पहले में केवल एक ही लूप बन रहा था, दूसरे में 2 लूप बनाए थे मैंने, और तीसरे में मैंने 3 लूप बनाए थे। अब देख, जैसे जैसे मैं इधर को जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, जो है इधर को जा रहा हूँ, तो एन तो बढ़ रहा है, क्यों? एन बढ़ रहा है। अब देख, लूप साइज डिक्रीज कर रहा है ना, नहीं होता, लूप साइज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फिर λ/2 या लैम्डा ये डिक्रीज कर रहा है, बता। ये हो गया। अब ये बता कि टेंशन और म्यू ये तो सेम थे ना, क्यों? मैंने टेंशन और म्यू में थोड़ी चेंज किया, टेंशन और म्यू सेम थे। इसका मतलब जो स्पीड है वो भी क्या रही, बता जो है, सेम रही। अब ये बता कि लैम्डा कम हो रहा है और स्पीड सेम है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज। बता क्लियर है या नहीं है? उज्जवल, बता क्लियर है कि नहीं है? जैसे जैसे मैं हायर ऑर्डर पे जा रहा हूँ, तो एन की वैल्यू यस। बढ़ रही है, लूप साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब λ/2 या लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है, टी और म्यू सेम है, इसका मतलब वी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और तुमने देखा भी था फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्या? ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट। अब ये बताओ कि अगर मान लो, जैसे मैंने कहा था ना, टेंशन के लिए ये वेट से भी हम टेंशन प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये बताओ कि अगर वेट को मैं किसी लिक्विड में इमर्स कर दूं, तो फिर टेंशन कम हो जाएगी ना? बता, वेट को अगर लिक्विड में इमर्स कर दूं, टेंशन कम हो जाएगी ना? नहीं है? यस सर। अब थ्रस्ट के इक्वल, तो टेंशन कम होगी तो वी भी कम हो जाएगा, और वी कम हो जाएगा तो जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी फिर वो कम हो जाएंगी ना। समझ गए ना? इफ वेट
is immersed in a liquid. Immersed in a liquid. So tension decreases, therefore V decreases. इसका मतलब जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो डिक्रीज कर जाएंगे उसके लिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस्ड वायर के ऑसिलेशंस में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम चलते हैं ऑसिलेशंस ऑफ ऑर्गन पाइप्स। बेटा एक बात बता, एफ एन की वैल्यू क्या थी बता, एन टाइम्स वी अपॉन 12 थी ना। अब ये बता, अगर वी कम हो रहा है तो ऑल एफ एन ये डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी बता जो है, ये कह रहा हूं मैं। अब बता समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं ऑसिलेशंस ऑफ ऑर्गन पाइप्स। अब ऑर्गन इसको क्यों कहते हैं वो छोड़ो, मतलब सिंपल पाइप है बस, हो गया जो है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तुम्हें ना दो टाइप के पाइप मिलेंगे, एक ये और एक ये। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड पाइप और इसको हम कहते हैं ओपन पाइप। दूसरी बात, इन पाइप्स में ना लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स ये फॉर्म होती हैं। और कैसे होती हैं वो तुम जानते ही होगे। जब दो लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स, आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो, बस हो गया, समझ गए ना। व्हेन टू longitudinal sine waves travel in opposite directions। गोपी, ट्यूनिंग फॉर्क का बस वही पर्पज होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क से हम क्या करते हैं ना, कि एक एंड पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दूसरी साइड को भेजते हैं और फिर वो दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होके आती है, बस हो गया, इतना समझ लें। समझ गया ना, ट्यूनिंग फॉर्क से हम क्या करते हैं, किसी एक एंड पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भेजते हैं और फिर वो दूसरे एंड से क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होके आती हैं, फिर वो दोनों आपस में सुपर इम्पोज या इंटरफेयर करती हैं। उसके बारे में मैंने बताया था, ज़्यादा तुम्हें नहीं सोचना है। बस इसमें कौन सी वाली वेव्स फॉर्म होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स स्टेशनरी वेव फॉर्म होती हैं। और वो कब होती होंगी, जब दो लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, लेकिन आइडेंटिकल होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, आइडेंटिकल कर। फोर्थ, अब तुम जानते हो कि सारी वो नहीं होती हैं, नॉट ऑल फ्रिक्वेंसीज, क्यों? कुछ सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज ही होंगी। और वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज किस पे डिपेंड करेंगी?
डिपेंड्स अपॉन, देखो एक तो इस पे डिपेंड करेंगे कि वो ओपन पाइप है या क्लोज्ड है, ओपन और क्लोज्ड, क्यों? दूसरा, लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड करेंगी। तीसरा, नेचर ऑफ गैस इन द पाइप डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ गैस इन द पाइप, अब वो एक अलग बात है कि ज्यादातर केसेस में उसमें एयर ही भरी होगी ना, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी कह सकता है, तो नेचर ऑफ गैस इन द पाइप होगी। और एक गैस का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगी। समझ में आया? ऑर्गन पाइप्स दो टाइप के होंगे, क्लोज्ड एंड ओपन। उनमें लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगे। और वो कैसे होंगे? जब दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल साइन वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों। और वो कैसे ट्रेवल करेंगी कि एक एंड पे तुमने ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, उससे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव फेंकी और वो दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होके आई, फिर वो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि सारी फ्रीक्वेंसीज आप नहीं कर सकते हो, सारी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स नहीं फॉर्म कर सकते हो, कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही बनेंगी, ठीक है। और वो डिपेंड करेंगे कि ये ओपन पाइप है क्लोज पाइप है, लेंथ ऑफ पाइप कितना है, पाइप में गैस कौन सी भरी है, और उसका टेम्परेचर कितना है, ये कहलावत हो गया टेम्परेचर ऑफ गैस। वो बेटा डेंसिटी डिफरेंस होता है एक्चुअल में ना, तो डेंसिटी डिफरेंस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि पाइप के अंदर जो गैस होती है, पाइप के अंदर जो गैस होती है उसका प्रेशर कह ले, ठीक है ना, उसका प्रेशर और बाहर का प्रेशर वो डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है, बस ये कह देता है टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक, अब मैं वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर रहा हूं, वो देख लो क्या होगा। दोज सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सबसे पहले चलते हैं क्लोज्ड में। देखो इसमें क्या क्या फिगर बननी चाहिए, बस हमारी कंडीशन ये है कि इसको ना डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनना चाहिए। लग भी रहा होगा थोड़ा बहुत, क्यों? सबसे ज्यादा ऑसिलेशन हो सकते हैं और ये नोड बनना चाहिए, ये कंडीशन है। उसी टाइप से डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहाँ बनेगा और ये डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। दो तीन बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। उसी टाइप से ये एंटी नोड, ये नोड। अब मुझे इस पे लूप फिट करना है, तो इसमें मेरा केवल आधा ही लूप फिट हो सकता है, बस हो गया। बता, आधा लूप फिट हो सकता है सबसे पहला वाला। इसमें 1.5 लूप फिट हो सकता है। बता समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें 2.5 लूप फिट हो सकते हैं। ये हो गया, बता इस टाइप की फिगर बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक, अब इसको हम कहेंगे फंडामेंटल। क्यों? इसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। और इसको हम बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब देख, आधा लूप लैम्डा बाई 4 का होगा ना, क्यों? आधा लूप कितने के इक्वल होगा? लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब लेंथ को किसके इक्वल होना चाहिए? लैम्डा बाई 4 के इक्वल होना चाहिए। या कह सकते हो लैम्डा को 4L होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी जो आनी चाहिए वो V अपॉन लैम्डा होनी चाहिए।
या वी अपॉन 4L होनी चाहिए, और इसको हम F1 बोलेंगे। और ये क्या कहलाएगा तब, फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक? फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। बता समझ में आई बात या नहीं आई? बताओ उज्जवल, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। अब दूसरे वाले में आ जा। दूसरे में देख, 1.5 लूप है या 3 आधे लूप है, एक ही बात है ना। 1.5 पूरे लूप है या 3 आधे लूप है, बात एक ही है ना। तो इसका मतलब जो लेंथ होगी वो 3 λ/4 होगी फिर। 3 आधे लूप है ना, देख। ये ये भी हुआ ना, देखिए, 1 2 3 आधे लूप हो गए, ठीक है। इसका मतलब लेमडा कितना होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए 4L/3, क्यों? तो यहां से जरा फ्रीक्वेंसी निकाल के देखना, वो 3 टाइम्स V/4L आ रही होगी। तो ये 3 टाइम्स F1 है। और सिंस ये 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम लोग F3 भी लिख देते हैं कई बार। और इसको मैंने कहा कि फर्स्ट ओवरटोन तो कहेंगे ही कहेंगे हम, फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन इसमें हार्मोनिक में ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है जिसमें ये होता है बेटा, जो है जिससे ये हो रहा है, तो इसको थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। थर्ड हार्मोनिक। अब तीसरे में आ जाओ। इसमें 2.5 लूप बन रहे हैं, 2.5 लूप्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब 5 हाफ लूप्स बन रहे होंगे, क्यों? तो लेंथ की वैल्यू 5 λ/4 होगी। तो इसका मतलब जो लेमडा आएगा वो 4L/5 होगा। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देखना, इसमें 5 टाइम्स V/4L आ रही होगी, क्यों? इसका मतलब 5F1 होगा। और इसको हम डिनोट करेंगे F5 से। और ये फिर हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन। और मैंने कहा जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उतना ही हार्मोनिक होता है, तो फिफ्थ हार्मोनिक का होगा बस, होगा। गोपी समझ में आया? हार्मोनिक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है ना। हार्मोनिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसमें जितने नंबर से मल्टीप्लाई होता है उतना ही हार्मोनिक होता है। ओवरटोन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ओवरटोन ऐसे चलते हैं, फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ऐसे है बस, होगा ये। ठीक, तो क्लोज्ड का तो ये कुछ आ गया। अच्छा, इसका जनरल जो एक्सप्रेशन आएगा, जनरल क्या आएगा जरा देखना। Fn इक्वल टू n टाइम्स V/4L आएगा, क्यों? लेकिन यहाँ पे n की जो नंबरिंग होगी वो 1 5 3 भी आएगा, पहले इसके पहले 3 7 एंड सो ऑन हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये हो गया। अब चलते हैं ओपन पाइप। अच्छा ये बता कि ओपन पाइप में ना मेरे को इसको एंटीनोड यहाँ बनाना है, ये एंटीनोड बनाना है। तो ये काफी हद तक उस टाइप की सिचुएशन नहीं हो गई, बताइए बता। जैसे इसमें मेरे को यहाँ पे नोड और नोड बनाना होता था, बता। बताइए, काफी हद तक वैसी सिचुएशन है कि नहीं, बता जो है। जैसे नोड और नोड बनाना होता था, बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई ना। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसका Fn कितना हो जाएगा बता जो है। इसका Fn सीधे हो जाएगा n टाइम्स V/2L आएगा, तुम देखना। एक मिनट, एक कॉल आ रही है।
समझ में आ गया? बिल्कुल ये वैसे ही बनेगा जैसे वहां पे बनता था, लेकिन यहाँ पे एन की नंबरिंग कितनी होगी बता जो है। एन की नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 सब कुछ ऐसे चलेगी, ये हो गया। लेकिन अब फिगर बनाओ तो फिगर कैसे बनेगी, सुनो। देखना, हाँ, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में एक नोड बन जाएगा, देख। हाँ, ये हो गया, बस हो गया। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में वैसे भी λ/2 होता है ना, तो इसका मतलब लेंथ कितने के इक्वल हो जाएगी, λ/2 हो जाएगी, बस हो गया। अब देख, इसमें एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में एक लूप और फिट कर दे, ये हो गया, देख। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो 2 λ/2 आ जाएगी। उज्जवल, फिगर समझ में आ रही बेटा? ये हो गया। यस सर। तीसरे वाले में क्या है, देख, इसके बीच में दो लूप फिट कर दे, बस हो गया। एक लूप, दो लूप, ये हो गया, ये आधा लूप ही आएगा। तो अब लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स λ/2 एंड सो, ये हो गया। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हें। कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। अब सुनो, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अब यहां से सारा क्लियर होगा। हाँ, सबसे पहला ओपन का जो फॉर्मूला बना, Fn = n v/2l बना, क्यों? यहाँ पे जो n की नंबरिंग थी 1 2 3 एंड सो ऑन थी, और क्लोज्ड का जो फॉर्मूला बना वो जो Fn बना n टाइम्स v/4l बना, लेकिन n की जो नंबरिंग थी 1 3 5 एंड सो ऑन, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात, यहाँ पे v क्या है ना, v भी तो इम्पोर्टेंट है। ये बताइए, स्पीड ऑफ ओरिजिनल लॉन्गिट्यूडनल या साउंड, कुछ भी कह लो, क्यों? साउंड वेव, ये थी या नहीं थी, बता बता गोपी। स्पीड ऑफ ओरिजिनल लॉन्गिट्यूडनल वेव वो थी कि नहीं थी, बता जो है। अब ये कितनी होगी, या तो ये 330 मीटर पर सेकेंड गिवन होगी, या फिर ये √γ टाइम्स, याद आ रहा है, p/ρ, या √γ टाइम्स RT/m, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जो है। ये होगी, अरे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, क्यों? साउंड इन गैस, क्यों? ये है कि नहीं, ये बता जो है। या तो 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी होगी तुम्हें, या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ये तुम्हें लगाना होगा, ठीक है। तीसरी बात, अब जरा देखना, ओपन पाइप में और स्ट्रेस्ड वायर में नंबरिंग 1 2 3 4 है, क्यों? ओपन पाइप हो या स्ट्रेस्ड वायर हो, इसमें जो नंबरिंग थी वो 1 2 3 एंड सो ऑन थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक मिलते हैं, क्यों? देयरफॉर इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड
बोथ हार्मोनिक्स, क्यों? समझ में आया? लेकिन अगर क्लोज्ड पाइप है तो इसमें जो नंबरिंग है वो n = 1, 3, 5 एंड सो ऑन है। मतलब वैरायटी ओपन पाइप में ज्यादा होती है, ध्यान रखना बेटा जो है। ओपन पाइप में वैरायटी ज्यादा होती है, कई बार ये प्रैक्टिकल वगैरह में पूछ लेते हैं जो है कि ज्यादा किस में वो होगा, तो ओपन पाइप ज्यादा वो होगा, उसमें ज्यादा वैरायटी होगी। ठीक, तो इसका मतलब इसमें केवल क्या होगा, इसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये बताओ कि क्लोज्ड में ऑड नंबर है सिर्फ, n = 7, इसको क्या बोलोगे बताओ? बताओ n = 7 को क्या बोलोगे? हाँ, सेवंथ हार्मोनिक। सेवंथ हार्मोनिक। हाँ, और इसमें नंबर क्या होता है देखो, 1 वो तो फंडामेंटल हो गया, 3, 5, 7 नहीं, थर्ड ओवरटोन होगा। यस सर, थर्ड। हार्मोनिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ध्यान रखना, हार्मोनिक में उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और सबसे पहला वाला फंडामेंटल के रिजर्व है बेटा इसमें, थर्ड ओवरटोन हो गया। ठीक, तो इसकी फिगर क्या बनेगी जरा देखो, इसकी फिगर क्या हो गया देखो, फंडामेंटल तो ये हो गया बेटा। अच्छा क्लोज था ना, हाँ। फंडामेंटल तो ये हो गया, इसमें 3 ओवरटोन करना है तो 3 लूप ऐड कर दे, 1, 2, 3। बता, बता समझ में आया कि नहीं आया? फंडामेंटल तो ये था ना, ये फंडामेंटल था, क्यों? अब इसमें एक एक लूप ऐड होता जाएगा, बस हो गया, एक एक लूप ऐड होता जाएगा। ये कह ले, ये हो गया। ठीक है, अब ये कितने हो गए देख, 3.5 लूप है, इसका मतलब 7 आधे लूप है, क्यों? तो लेंथ कितनी होगी बता, जो लेंथ होगी 7 λ/4 होगी। बता क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये सेवंथ हार्मोनिक है, इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम F7 बोलेंगे, और ये हो जाएगी 7 × F1। इसका मतलब 7 × V/4L होगी, क्यों? उज्जवल बता, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये तो क्लोज पाइप में आ गया। अब चलते हैं ओपन पाइप में। ओपन पाइप में सारे नंबर्स होते हैं n = 5। बता इसको क्या बोलूं? बता n = 5 को क्या बोलूं? हाँ, हार्मोनिक में फिफ्थ तो कोई कंफ्यूजन हार्मोनिक। नहीं होता, फिफ्थ हार्मोनिक है, ये होगा फिफ्थ हार्मोनिक। और इसमें लेकिन ये फोर्थ ओवरटोन होगा, क्यों? यस। पहला वाला तो फिक्स होता है ना बेटा जो है, पहला वाला तो फंडामेंटल के फिक्स है कह ले जो है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी क्या फिगर बनेगी देख, इसका फंडामेंटल ये होता है ना, ये फंडामेंटल होता है, इसका ध्यान रखना। अब इसके बीच में 4 वो लगाना है तुम्हें, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। बता क्लियर है? बता क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कितने हो गए देख, 4 और 5, 5 लूप बन गए मेरे ख्याल से टोटल। तो जो लेंथ आ गई वो 5 λ/2 आ गई, क्यों? ये हो गया, और ये फिफ्थ हार्मोनिक है, तो इसका मतलब जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो F5 कहलाएगी, और वो 5 × F1 होगी। इसका मतलब 5 × V/12L होगी। बताओ इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि इसमें बाई नेम क्वेश्चंस आते हैं बेटा जो है, ध्यान रखना।
बाई नेम क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक। सिक्स्थ, अब ये बताओ कि जो v था वो ऐसे था ना, अंडरूट गामा आर टी बाई एम। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या मॉलिक्यूलर मास को कम करूं तो स्पीड बढ़ेगी ना। ये बताओ, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और मॉलिक्यूलर मास इज डिक्रीज्ड तो v बढ़ेगा क्यों? नहीं होता v बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, देयरफॉर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये भी क्या होंगी बता? विल इंक्रीज। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेवन पॉइंट में। एक बात बताओ, हर अगले ओवरटोन में एक लूप बढ़ जा रहा है, क्यों? ये बता, हर अगले ओवरटोन में एक लूप बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है, बता जो है। हर अगले ओवरटोन में एक लूप बढ़ जा रहा है ना। ठीक। और लूप का मतलब लेमडा बाई टू बढ़ जा रहा है। तो इन नेक्स्ट ओवरटोन वन लूप और लेमडा बाई टू इज इंक्रीजिंग, मतलब एक लूप बढ़ जा रहा है, ध्यान रखना। ये सेट। अब मैंने तुमसे कहा फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, तो एक बार दोबारा से कह दे रहा हूं मैं। फंडामेंटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहली बात तो F1 से दिखाते हैं, ध्यान रखना। अब क्या था, देखिए, ये था, ये था और ये था। इसमें ऐसे बना था फंडामेंटल, इसमें ऐसे बना था एक, और इसमें ऐसे बना था। इसका फंडामेंटल भी V/12 था, इसका फंडामेंटल भी V/12 ही था, लेकिन इसका फंडामेंटल V/4L आ गया। लेकिन वो एक अलग बात है कि यहाँ पे जो V आएगा वो √T/μ होगा, ये ध्यान रखना, दोनों में ये डिफरेंस है। T/μ या फिर √T/ρs, क्यों? जबकि इन दोनों में जो V आ रहा है, ये कितना था बताइए, या तो 330 होगा, मतलब कोई ऐसी भी दे रखी होगी वैल्यू, या √γ/P/ρ होगा, या √γ/RT/m होगा। अब समझ में आ गया? क्यों? क्लियर है? और इसमें क्या था, L = λ/2, इसमें भी L = λ/2, लेकिन इसमें L = λ/4 था, क्यों? ये था ना, इस वाले में अगर देखोगे तो ये होगा। नाइन्थ, अब बस ये ध्यान रखना कि जैसे ना, इसमें कहाँ पे लूप ऐड होंगे बेटा जो है, ये है, यहां पे लूप ऐड करोगे। उज्जवल समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा? Yes, sir. यहाँ पे लूप ऐड करोगे, और अगर मान लो ये क्लोज्ड पाइप है तो फिर इसमें कुछ ऐसे बनेगा ना, ये फंडामेंटल हो गया, यहाँ पे लूप ऐड करोगे, क्यों? ये है। मतलब हर नेक्स्ट ओवरटोन में लूप कहाँ पे ऐड करने वो ध्यान रखना, नेक्स्ट ओवरटोन में। ठीक। अब टेंथ देखो,
नोट कर लिया? यस सर। अब तू देख 10th। जैसे मैंने तेरे को ये वाला पॉइंट कहा था ना, ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। हाँ, इसका मतलब ये पॉइंट प्रेशर का नोड होगा, ध्यान रखना। और तेरे को याद है प्रेशर के नोड पे प्रेशर हमेशा कितना रहता है बता जो है? वो पी नॉट के इक्वल रहता है हमेशा। और ये वाला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का नोड है। इसका मतलब ये प्रेशर का एंटी नोड होगा। और मैंने तुमसे कहा था कि प्रेशर के एंटी नोड में जो मैक्सिमम प्रेशर जाता है वो पी नॉट प्लस 2 BA के जाएगा। अब वो एक अलग बात है कि BA की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरिएशन बहुत कम होता है। और यहाँ पे मिनिमम प्रेशर कितना जाएगा? मिनिमम प्रेशर जाएगा पी नॉट -2 BA के। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 11th पॉइंट। अब यहाँ भी ना एक लैपलेस करेक्शन आता है। तुम्हें याद है पहले भी आया था बेटा जो है लैपलेस का करेक्शन? कहाँ पे आया था याद करो। लैपलेस का करेक्शन पहले भी आया था ना, वो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में आया था बेटा जो है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस आया था, अगर तुम्हें याद हो। तो वहां पे तो ये सिग्निफिकेंट था। ठीक है, देयर इट इज सिग्निफिकेंट। तो अप्लाई करना है, हमेशा अप्लाई करना है। ऑलवेज अप्लाई। यहां जो करेक्शन होता है काफी छोटा होता है बेटा जो है। करेक्शन वेरी स्मॉल। तो केवल तभी अप्लाई करोगे जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है जो है। ठीक है, अप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड। एक मिनट है बेटा, एक कॉल आ रही है। तो गोपी बात समझ में आ गई कि लैपलेस करेक्शन पूरी फिजिक्स में 2 बार आते हैं। एक तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, वहां पे सिग्निफिकेंट होता है तो हमेशा अप्लाई करना है। यहाँ पे काफी छोटा होता है तो जब रिक्वायर्ड होगा तभी अप्लाई करना है। वो पता चल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन में कहाँ पे अप्लाई करना है कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, और इसने सिंपली ये कहा कि जो एंटी नोड था ना,
वो स्लाइटली अबव द ओपन एंड, बस ये कहा उसने। क्यों कहा, कैसे कहा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एकदम माउथ पे नहीं बनता, उससे थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो मतलब ऐसे समझ लो जैसे ये है तुम्हारा ना, ये ऐसे आ जाएगा बेटा, ये बनेंगे। समझ में आई? इसको एंड करेक्शन कहते हैं। और अगर मान लो ये ओपन पाइप है तो देखो एंड करेक्शन दो जगह लगेगा बेटा, ये ई और ये ई। उज्जवल समझ में आया बेटा कि ओपन पाइप में एंड करेक्शन दो जगह लगेगा और क्लोज पाइप में एंड करेक्शन एक जगह लगेगा। और मान लो ये पाइप की रेडियस आर है, तो उसने ये भी कहा कि जो एंड करेक्शन होता है वो 0.6 आर होता है। सर ये वैल्यू कैलकुलेट करके आई है। हाँ वो सब उसने एक्सपेरिमेंट वगैरह सब करके दिया है कोई। ठीक है, समझिए ना, 0.6 आर होता है। तो इसका मतलब अब ये बता, जो क्लोज्ड पाइप का फॉर्मूला बनेगा विद एंड करेक्शन, वो क्या बनेगा देख। एफ एन इक्वल टू एन टाइम्स वी अपॉन 4 L + E हो जाएगा फिर। बता, एन की नंबरिंग 1, 3, 5 एंड सो ऑन होगी। और ओपन पाइप का क्या बनेगा फॉर्मूला, एफ एन इक्वल टू एन टाइम्स V/2 L + 2E। बता, एन की नंबरिंग 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बता, डाउट है? नो सर। ये हो गया। अब एक छोटी सी बात ये है कि अगर आर बढ़ेगा, देख, अगर आर बढ़ेगा देन एंड करेक्शन बढ़ेगा। बता, एंड करेक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो डिक्रीज कर जाएंगे, ध्यान रखना। ये है। तो मेरे ख्याल से लैप्लास का एंड करेक्शन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल है, क्लोज्ड पाइप में केवल एक जगह लगेगा, ओपन पाइप में दोनों दोनों जगह पे अप्लाई होगा। ये कहते हैं। अब अगला एक पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं 12th पॉइंट पे। ये कर लिया पहले, नोट बताओ। यस सर। ये तुम्हारे स्कूल में भी होगा, 12th एक्सपेरिमेंट है एक ये। टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इसमें मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लूंगा, वन ट्यूनिंग फॉर्क। जब एक्सपेरिमेंट करूंगा तब बताऊंगा। हाँ, इसका मतलब एफ की वैल्यू फिक्स हो गई ना। बता, पूरे उसमें मैं प्रैक्टिकल में एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई कि नहीं होगी, बता जो। ठीक। दूसरी बात, अब मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड। अच्छा, ये फिक्स तुम्हें नोन भी होगी ना, ये नोन होगी तुम्हें।
है। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है? ये फ्रीक्वेंसी तुम्हें मालूम होगी ना जो है। अब मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करूंगा। विद द हेल्प ऑफ with the help of this experiment we will first find lambda of above frequency। मैंने बताया था ना हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। क्यों नहीं है? हर फ्रीक्वेंसी की अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे तेरी मेरी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन एफ और लैम्डा का जो प्रोडक्ट होगा वो फिर कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए। क्यों उज्जवल बता? हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है ना। जैसे मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग है, तेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी वेवलेंथ अलग है, तेरी वेवलेंथ अलग है। तो एफ और लेमडा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एफ इंटू लेमडा जो वी बनता है वो सेम रहेगा सबके लिए। ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करेंगे। और लास्ट में तीसरा, अब मुझे वी निकालना है तो मैं एफ लेमडा कर दूंगा, बस हो गया। तो बता वी पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अब एफ तुम्हें पता होगा, ये तो तुम्हें दिया होगा, और लेमडा तुमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया। क्यों? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। बेसिक समझ में आया या नहीं आया? क्या है कि मुझे एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया होगा, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पता होगी। अब मैं एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकालूंगा। ठीक। अब मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ मैंने निकाली, तो बी इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा, बस हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। ये जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, इससे जो लैम्डा निकल के आएगी वो एंड करेक्शन से इंडिपेंडेंट होगी। मतलब लैम्डा जो कैलकुलेट करोगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंड करेक्शन। इसका मतलब तुम एंड करेक्शन लगाओ या ना लगाओ, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है ना? एंड करेक्शन फाइंड लगाओ या ना लगाओ, रिजल्ट सेम आएगा। तो लेमडा जो भी कैलकुलेट करोगे एंड करेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, रेजोनेंस तो तुम जानते ही होगे ना, रेजोनेंस का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। क्यों? इन रेजोनेंस अगर मैं कहूं, इसका मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? फिर ख्याल से इतना तो जानते होगे ना। क्यों गोपी? मान ले ये कहता हूँ कि तू और मैं रेजोनेंस में, इन रेजोनेंस है, तो इसका मतलब एक तरीके से हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। यही तो होता है कि नहीं होता? बता जो है। क्यों? अगर मैं कहता हूँ इन रेजोनेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। अगला पॉइंट। अब देख, ध्यान से देखना, इस एक्सपेरिमेंट में एफ की वैल्यू फिक्स थी। अच्छा, वी भी तो फिक्स है। इसका मतलब लैम्डा भी फिक्स होगा ना। अभी सब ये खुलेंगे सारे रहस्य। ये बता, लैम्डा फिक्स होगा, इसका मतलब जो लूप साइज होगा ये भी फिक्स होगा। बता, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें लैम्डा या लूप साइज क्या होगा, फिक्स होगा ना। जबकि पहले लूप साइज कम हो रहा था, इस वाले में लूप साइज कम होता जा रहा था। देख, जैसे ये था। उज्जवल समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ पे लूप साइज कम हो रहा है।
लेकिन यहां पे लेंथ फिक्स थी। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में लूप साइज फिक्स होगा लेकिन लेंथ वेरिएबल होगी। अभी फिगर बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा तुम्हें सब कुछ। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अभी जो हम पढ़ेंगे और इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये समझ में आया कि पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें लूप साइज डिक्रीज कर रहा था, लेंथ फिक्स थी। और अब हम जो करेंगे उसमें क्या होगा, लेंथ वेरिएबल होगी। ठीक। और लूप साइज क्या होगा, फिक्स होगा। अब चलते हैं 6 पॉइंट। ये बताओ कि जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी, वो देखना जरा, प्रोपोर्शनल टू 1/L थी बेटा। ले। हो गया। देख, अब ये बता कि जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी वो प्रोपोर्शनल टू 1/L नहीं थी। अरे कोई सा भी फॉर्मूला देख ले। एफ एन इक्वल टू एन टाइम्स वी अपॉन 2L, ये वाला फॉर्मूला देख ले। या एफ एन एन टाइम्स वी अपॉन 4L वाला फॉर्मूला देख ले। तो ये था कि नहीं था, बता जो है। ठीक। इसका मतलब लेंथ अगर मान ले एक्स टाइम्स हो जाती है, तो जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो कितने टाइम्स हो जाएंगी, जरा बता जो है। 1/x टाइम्स हो जाएंगी। कोई डाउट? बता गोपी। क्लियर हो गया कि जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो प्रोपोर्शनल टू 1/L है। इसका मतलब लेंथ को अगर एक्स टाइम्स करोगे सारी फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। अब चलते हैं सेवंथ। अब तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। देखा, जैसे इसमें हम क्या करते हैं ना, पानी के लेवल को नीचे करते रहते हैं। ये लेंथ हो गई यहाँ पहले। दूसरी फिगर में हम क्या करेंगे, पानी के लेवल को 3L कर देंगे। देख रहे हैं, लेंथ में चेंज कर रहा हूँ बेटा, लूप साइज वही रख रहा हूँ। पानी के लेवल को नीचे करते जा रहे हो। तीसरे में अब मैंने लेंथ को 5L कर दिया। लूप साइज वही है, देखते हुए चलना बेटा जो है। ये हो गया। अब मान ले मैंने ट्यूनिंग फॉर्क जो लिया, लेट, वो 300 हर्ट्ज का लिया। देखना हाँ ध्यान से बेटा जो है। अब मैं लेंथ को वहां पे लाया जहां पे F1 जो V/4L था वो ठीक 300 हर्ट्ज के इक्वल हो जाए। बता। ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे लाऊंगा ना बेटा, मैं ये कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में क्या हो जाए, रेजोनेंस पे आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है ना, एकदम से तुम्हें थोड़ा तेज साउंड सुनाई देती है जो है। समझ में आ रहा है? मैंने पानी के लेवल को इतना लाया जहाँ पे F1 इक्वल टू V/4L, वो 300 हर्ट्ज हो जाए। इसके बाद ये बताओ, इसकी जो F3 होगी वो 3F1 होगी और वो 900 हर्ट्ज होगी। उसके बाद F5, वो 5F1
और वो 1500 हर्ट्ज होगी। पता गोपी, पता ये समझ में आया कि नहीं आया? मान ले मैंने ट्यूनिंग फॉर 300 हर्ट्ज का लिया, तो मैं सबसे पहली वाली फिगर में क्या कर रहा हूँ कि पानी के लेवल को नीचे करता जा रहा हूँ और उसको वहां पे सेट कर रहा हूँ ताकि V/4L 300 हर्ट्ज के इक्वल हो जाए, मतलब फंडामेंटल 300 हर्ट्ज के इक्वल हो जाए। फिर अगली जो होगी 900 हर्ट्ज होगी, फिर 1500 हर्ट्ज एंड सो ऑन कहते। ठीक है। अब दूसरे वाले में मैंने क्या किया देख। दूसरे में तूने देखा मैंने लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया। तो ये बता, ऑल फ्रीक्वेंसीज 1/3 टाइम्स हो जाएंगी। बता, सारी फ्रीक्वेंसीज 1/3 टाइम्स हो जाएंगी। तो इसकी फंडामेंटल कितनी हो जाएगी जरा बता। 100 हर्ट्ज। अगली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 300 हर्ट्ज। और अगली कितनी हो जाएगी? 500 हर्ट्ज मेरे ख्याल से। क्यों? बता गोपी, समझ में आई बात नहीं आई कि मैंने दूसरी वाली फिगर में क्या किया, लेंथ को 3 टाइम्स किया तो सारी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1/3 रह गई। ठीक। अब चलते हैं तीसरी वाली फिगर में। लेंथ तुझे दिख रहा होगा 5 टाइम्स कर दी मैंने। करी क्या? मतलब 5 टाइम्स पे तेरे को रेजोनेंस मिलेगा। इसका मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज 1/5 टाइम्स हो जाएंगी। तो इसकी फंडामेंटल कितनी हो जाएगी? इसकी 1/5 होगी, हाँ ध्यान रखना। सर 60। 60 हर्ट्ज। इसकी अगली कितनी होगी? 180 हर्ट्ज। 180 हर्ट्ज। और फिर अगली कितनी होगी? 300 हर्ट्ज। बता ये समझ में आ रही बात? पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बता। यस। अब देख कहानी, देख क्या ट्विस्ट लेती है। हाँ तू भी क्या याद रखेगा बेटा जो है। अब कहानी ये ट्विस्ट लेती है कि पहले 5 की फंडामेंटल दूसरे पाइप की पहली ओवरटोन और तीसरे पाइप की दूसरी ओवरटोन इसके इक्वल है। बता। यस सर। बता, पहले पाइप की फंडामेंटल दूसरे पाइप की फर्स्ट ओवरटोन और तीसरे पाइप की सेकंड ओवरटोन वो रेजोनेंस में है या इक्वल है किसके? बताओ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब ये इसका कंसेप्ट है जो है कि फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ सेकंड इक्वल टू सेकंड ओवरटोन ऑफ थर्ड। थर्ड पाइप की बात कर रहा हूं। थर्ड पाइप इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ये कंसेप्ट है, बस हो गया। या कह लो ये रेजोनेंस में है, ऐसे भी लिखा होगा इन रेजोनेंस। अच्छा, इसको तू दूसरे तरीके से भी कह सकता है। देख मैं कैसे कहूंगा, गोपी ध्यान से देख। इस पाइप की लेंथ अलग है, इस पाइप की लेंथ अलग है, इस पाइप की लेंथ अलग है। इसका मतलब इसकी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग है, इसकी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग है, इसकी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग है। अब इसकी कोई सी एक फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मैच करवा रहा हूं, उसी टाइप से दूसरे की कोई भी सेट फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यूनिंग के फॉर्क के साथ मैच करवा रहा हूं, और तीसरे की किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मैच करवा रहा हूं। ये इसका मतलब है। पता क्लियर है कि नहीं है?
2-3 बार स्टेटमेंट बोलूंगा, सुनना। हर पाइप की जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो हर किसी की जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो अलग अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि किसी एक फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवा रहा हूं, बस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया? हर Yes, पाइप sir. की लेंथ अलग अलग है, और जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं लेंथ पे डिपेंड करती हैं। तो हर पाइप की जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बता जो है, कि हर पाइप की किसी एक फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना है, बस हो गया। इस एक्सपेरिमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। अब वो एक अलग बात है कि मैं पहले पाइप की मैंने किससे मैच करवाई, फंडामेंटल से। दूसरे पाइप की मैंने किससे मैच करवाई, फर्स्ट ओवरटोन से। और तीसरे पाइप की मैंने किससे मैच करवाई, सेकेंड ओवरटोन से। हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों? Yes, sir. एक बार फाइनल सुन लो बस, इसके बाद नहीं बताऊंगा फिर जो है। हर पाइप की लेंथ अलग अलग है, और जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो लेंथ डिपेंडेंट होती हैं। तो इसका मतलब हर पाइप की फ्रीक्वेंसीज के जो सेट है वो अलग अलग है। और इस एक्सपेरिमेंट में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किसी एक फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग फॉर्क की किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना है। जैसे पहले पाइप में मैंने फंडामेंटल को मैच करवाया, दूसरे पाइप में मैंने फंडामेंटल को, सॉरी, फर्स्ट ओवरटोन के मैच करवाया, और तीसरे पाइप में मैंने सेकंड ओवरटोन को मैच करवाया। ये है ये कह लो। और इसमें एक पॉइंट और होगा कि क्लोज पाइप ले रहे हैं ना हम लोग, कई बार ये भी आता है तुम्हारे प्रैक्टिकल में पूछ लेगा, इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। क्लोज पाइप ले रहे हैं ना, एक तो हमने क्लोज्ड पाइप लिया है। और मेरे को एक बात और बताओ कि ये जो मैंने लिक्विड लिया है, ये अगर लिक्विड चेंज कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? मतलब रिजल्ट में अगर लिक्विड चेंज कर दूं, वाटर ले लूं, ऑयल ले लूं, कुछ चेंज पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। वो तो खाली एक क्लोज करने के लिए है, क्यों नहीं है? लिक्विड किसके लिए यूज किया है बेटा जो है, लिक्विड यूज किया है टू मेक इट क्लोज पाइप, टू मेक इट क्लोज पाइप एंड टू चेंज लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। क्यों? क्योंकि मैं पानी नीचे गिराता जाऊंगा ना, उसमें लिक्विड नीचे गिराता जाऊंगा तो लेंथ बढ़ती जाएगी। क्यों? समझ में आ रहा है? तो चेंज लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ लिक्विड यूज होगा। क्यों? तुम ऑयल ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसका केवल दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो उसको क्लोज पाइप बनाना, और उसकी लेंथ को चेंज करना। अब तुम कहोगे ना फाइनली रिजल्ट क्या रहा। इतनी सारी कहानी बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि रहा क्या फिर अल्टीमेटली, कहानी का सार क्या है जो है। अब सुन रिजल्ट क्या है। मैंने कहा था ना कि रिजल्ट एंड करेक्शन से इंडिपेंडेंट आएगा। क्यों एंड करेक्शन से इंडिपेंडेंट आएगा? तो मैं एंड करेक्शन के साथ ही कर दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहला मैंने रेजोनेंस क्या किया ना, पानी के लेवल को नीचे करता गया मैं, तो मेरे को यहाँ पे रेजोनेंस मिल गया। मान लो ये L1 है, ये E है। अच्छा, L1 को ना यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ भी कहते हैं, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। अब दूसरे वाले में आ जा, पानी के लेवल को मैंने और नीचे किया, लूप साइज वही रखना है, ध्यान रखना। ये हो गया, ये हो गया, देख, ये E है, और ये सेकंड रेजोनेंस लेंथ है, L2। अब जरा फिगर देख के मेरे को बताना, L2 प्लस E
वो तुम्हें 3 λ/4 दिख रहा है? देखो फिगर देख के बता गोपी। उज्जवल, yes, और ये बता L1 + E कितना दिख रहा है? λ/4। लैम्डा तो सेम था ना, तेरे को याद होगा, लैम्डा या yes, लूप साइज, ये तो सेम था ना। अब तू सेपरेट कर ले, बस हो गया। तो तेरे को लैम्डा पता चल गया, देख। तो इसको सेपरेट कर ले, तो ई तो कैंसिल हो गया ना। तो जरा देखना, L2 - L1, वो λ/2 आ गया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव लैम्डा निकालना ही तो था। 2 L2 - L1 आ गया कि नहीं आ गया बता। yes, sir. और लास्ट में ये बता, V कितना बोला था मैंने? F λ। तो ये कितना हो गया? 2F L2 - L1 हो गया, बस हो गया। लेकिन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जरा बता जो, ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, क्यों? एक्सपेरिमेंट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकाल रहे हैं। दूसरी बात, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क दिया होगा पूरे एक्सपेरिमेंट में, और उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकाल रहे हैं जो तुमने देखा 2 × L2 - L1 आ रही है वैसे। और एक बार तुमने उसकी वेवलेंथ निकाली तो V = F λ कर दिया हमने। अगली बात, पहले जो हम कर रहे थे स्ट्रेस्ड वायर, ऑर्गन पाइप्स एंड सो ऑन, उसमें लेंथ फिक्स थी। और जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जा रहे थे तो लूप साइज डिक्रीज होता जा रहा था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लूप साइज या लेमडा को फिक्स रख रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली में ट्यूनिंग फॉर्क का निकालना है। ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क की वो निकालनी है ना, हमें लूप साइज या लेमडा निकालना है बेटा। लेकिन हम लेंथ ऑफ पाइप चेंज करते जा रहे हैं। और एक चीज मैंने और बताई कि जो रिजल्ट होगा वो एंड करेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा। एंड करेक्शन लगाओ या ना लगाओ। और लिक्विड के दो पर्पज हैं, एक तो उसको क्लोज्ड पाइप बनाना, और दूसरा लेंथ ऑफ पाइप को चेंज करना। तो लिक्विड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा। कोई सा भी मटेरियल आप यूज कर सकते हो, लिक्विड में किसी भी डेंसिटी का लिक्विड यूज कर सकते हो। ठीक, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 3 फिगर्स मैंने बनाई थी उसमें लेंथ अलग अलग थी, तो उनकी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग अलग आएंगी। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि उनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना है। और जो फिगर मैंने बनाई थी उसमें पहले पाइप की फंडामेंटल को मैंने मैच करवाया था, दूसरे पाइप की फर्स्ट ओवरटोन के मैच करवाया था, और तीसरे पाइप की सेकेंड ओवरटोन के मैच कराया था। ये हमारा मेन गोल था। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, बाकी चलो करते हैं कल। ओके, थैंक यू एंड Okay, sir. Bye, sir. बाय।